हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है जो पूरी तरह से प्रीलिम्स डेडिकेटेड है। इस सीरीज में ये हमारा प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 10 है। ऑलरेडी हमारे 9 डे तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें आज हम टॉपिक नंबर 181 से लेके टॉपिक 200 तक के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है। इसका आज हमारा डे 10 है। ऑलरेडी हमने 180 तक के टॉपिक को कवर कर लिया है अपने सभी प्रीवियस पार्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब की देख सकते हैं। साथ ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मदद से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। रही बात आज के टॉपिक की, तो आज के टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम जितने भी आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो 2000 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपको इनको याद करना ही करना है। क्लियर? तो हम अपने आज की टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले आप में से जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज ये चल रही है। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज चलाते हैं, जिसमें हमारा एक दिन में लगभग 3 पार्ट में 1 महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराते हैं, जो काफ़ी डाइवर्स करंट अफेयर्स होता है। लगभग सभी न्यूज़पेपर, सभी भारत सरकार की वेबसाइट को हम कंप्लीट करते हैं। साथ ही प्रीलिम्स बैक ईयर में हम आपको ये बताते हैं कि कैसे ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से यूपीएससी के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना चाहिए। सीसैट लेट्स क्रैक सीरीज में हम न केवल आपको रीजनिंग कंप्लीट करा रहे बल्कि कॉम्प्रीहेंशन की जो शॉर्ट फॉर्म में आपको कैसे समझना चाहिए उसकी ट्रिक्स बताते हैं। और बहुत जल्द हम आपके लिए मैथ की क्लासेस की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़कर काफ़ी सारी चीज़ों की पीडीएफ, चाहे वो बुक की हो, काफ़ी सारी मैपिंग, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड, काफ़ी सारी 3D इमेजिन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। और इसके अलावा नित्य आपको लगभग 80 से भी ज़्यादा MCQ, जिसमें 40 MCQ आपके लगभग बैक ईयर से संबंधित होते हैं और लगभग 40 MCQ आपके अपडेट होते हैं जो यूपीएससी में इस वर्ष या 2022 के प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अर्थात इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराना, ये आप यकीन नहीं कर सकते हैं। तो आप आइए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और नित्य अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कीजिए। अब हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने टॉपिक्स में आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। हमने साइंस टेक के लगभग अधिकांश पोर्शन कवर कर लिए हैं। साथ ही हमने हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट पोर्शन थे जिसमें भक्ति और सूफीज़म, उसको अभी तक हमने कंप्लीट किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करने को बाकी हैं, बट हम उसी दिशा में आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था हमने संगीत को और नृत्य को कंप्लीट करा दिया है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो है चित्रकला। यूपीएससी विगत हर एक वर्ष में 1 वर्ष के गैप को छोड़ दें तो चित्रकला से संबद्ध प्रश्न पूछती है। और पिछले 2 से 3 वर्षों में आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी सारा अपडेट हुआ है। तो इसलिए हो सकता है कि यूपीएससी आपसे चित्रकला के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ ले। तो इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से, काफ़ी गहनतापूर्वक हमें पढ़ना चाहिए। तो पहली चित्रकारी है बाघ। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। ये सभी विहार गुफाएं, मतलब अभी हम दिखाएंगे आपको कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है। तो पहले देख लेते हैं, ये गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। दूसरा, बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं जिसमें सभी विहार गुफाएं हैं। देखो, आप हमेशा एक वर्ड पढ़ते हो ना, चैत्य और विहार। चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल और विहार का मतलब होता है निवास स्थल। मतलब जहाँ पे लोग निवास करते थे, जो साधु और संत जो श्रमण होते थे, वो सब लोग जिस जगह पे चित्रकारी किया करते थे उसे कहते हैं विहार चित्रकारी। क्लियर? मतलब आप सिंपल से ऐसे समझिए कि जैसे आप लोग जहाँ पर सोते हैं, आपका जो रूम है उस रूम में अगर आपने कोई सीनरी लगाई है तो वो एक तरीके की विहार चित्रकारी हुई। क्लियर? जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर जो चित्र बने हैं वो चैत्य स्थल हो गया, यानी कि चैत्य की चित्रकारी। क्लियर? तो सामान्य तौर पर आप ऐसे समझिए, हालांकि एग्जाम्पल पूरी तरीके से गलत है बट आपको समझने के लिए हमने आपको बता दिया।
इनका निर्माण काल संभवतः अजंता के समकालीन है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि बाघ गुफाएं अजंता के समकालीन हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, बिल्कुल सही बात है। ये चैत्र और बिहार दोनों हैं, तो गलत, ये केवल और केवल बिहार हैं। क्लियर, तो आपको ये याद रखना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, अजंता से तुलना करके अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो ये कि अजंता की तुलना में अधिक सांसारिक और मानवीय हैं। मतलब क्या है, अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें धार्मिक इनपुट ज़्यादा मिलेगा। मतलब शिव की प्रतिमा आपको मिलेगी, बुद्ध की मिलेगी, ठीक है, ब्राह्मण धर्म की मिलेगी, ये सारी चित्रकारी मिलेंगे। लेकिन बाघ में आपको क्या मिलेंगे, आम जीवन से संबंधित चित्र। आम जीवन का मतलब कोई नृत्य करती हुई महिला, कोई खाना बनाती हुई महिला, कोई वर्क करता हुआ पुरुष, ऐसे चित्र मिलेंगे। मतलब जीवन की भौतिक अवस्था को दर्शाया गया है बाघ की गुफाओं में। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बाघ के जो चित्र हैं वो अजंता की तुलना में अधिक सांसारिक और मानवीय हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं सर कि जो बाघ के चित्र हैं वो अजंता की तुलना में अधिक सांसारिक और मानवीय हैं। क्लियर, इससे ज़्यादा आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है, इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अलावा सामान्य जीवन के चित्र भी बहुतायत में मिलते हैं। अर्थात इसमें बौद्ध के चित्र तो मिलते ही हैं और वही बात अधिक सांसारिक जीवन के चित्र मिलते हैं। दोनों लाइनें एक ही जैसी हैं, इसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बाघ की गुफाओं में प्रकृति का अंकन बहुत बारीकी से किया गया। प्रकृति का अंकन का मतलब क्या हुआ, प्रकृति के अंकन का मतलब ये हुआ कि इसमें पशु पक्षियों, हाथी, बैल, फल फूल, इन सब के चित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा चित्रित किया गया है। क्लियर, तो एक मिनट हम आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे PDF के फॉर्म में बाघ के चित्रों को। तो ये देखिए, ये है आपकी बुक NCERT के 11th क्लास की NCERT है। हालांकि इसमें वो चित्र नहीं है, मतलब बाघ के चित्र नहीं है, बट आपको बाघ की तरह हम आपको दिखा देंगे। क्लियर, क्योंकि आप में से हो सकता है कई सारे बच्चे कहने लगे नहीं सर ये बाघ के तो है नहीं, बट आपको समझाने के लिए हम बाघ को दिखा देंगे। जैसे आप ये देखिए, ये चित्र में धनुष, बाण वगैरह सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही। आप ये वाला चित्र देखिए, इसमें देखिए पुष्प वगैरह, प्रकृति का अंकन काफ़ी अच्छे से मिला है। क्लियर, यहाँ पे आप देखिए ये सब आदमी साधारण दिखाई पड़ रहे, मतलब मोर के पंख वगैरह सब कुछ है ना, आदमी डांस वगैरह कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इन चित्रों से क्या पता चलता है कि ये लौकिक जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा परिलक्षित करते हैं। क्लियर, तो ये लौकिकता वाले चित्र हैं वास्तव में बाघ में। ठीक है, ऐसे ही हैं, फिर से मैं कह दे रहा हूँ ये बाघ के नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बाघ के चित्रों का उपयोग किया है। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं अपने टॉपिक को। आगे क्या है इसी में, इसमें चित्रित पशु पक्षियों में हाथी, बैल, फल और खाते पक्षी, चोंच लड़ाते पक्षी आदि को दर्शाया गया। अर्थात जो हम देखते हैं ना नित्य अपने जीवन में कि कभी हाथी को देखा, कभी बैल को देखा, कभी फल खाते हुए पक्षी को देखा, कभी आपस में वो चोंच लड़ाते हैं, मतलब किस करते हैं एक दूसरे को, तो ऐसे आप पिक्चर्स काफ़ी देखते रहते होंगे। तो उन्हीं पिक्चर्स का अंकन किया गया है कहाँ पे, उन विहारों में। क्लियर, बाघ की गुफाओं में घोड़ों तथा हाथियों पर सवार व्यक्तियों के जुलूस का दृश्य, सिंपल सी बात है, राजा महाराजाओं के दृश्यों को दिखाया गया। बाघ की चित्रकारी पर केवल धार्मिक प्रभाव नहीं है बल्कि लौकिक प्रभाव भी दिखाई देता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि बाघ की जो गुफाएं हैं उनमें लौकिकता के साथ साथ धार्मिकता का भी वर्णन मिलता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और देखो, जब यूपीएससी ऐसी लाइन देती है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने बाघ की गुफाएं तो देखी नहीं, उसमें ऐसे चित्र होंगे कि नहीं। तो हमने इसीलिए आपको दिखा दिया कि भाई साहब ये जो चित्र हैं ये एक तरीके के लौकिकता के जीवन को दर्शाते हैं और ऐसे चित्र जो होंगे वो धार्मिकता के जीवन को दर्शाएंगे। क्लियर, तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। चलिए अब आती है बात इसी में आगे क्या है कि बाघ की गुफा में पद्म पाणि बुद्ध का चित्र है जिसमें मुखाकृति सौम्य तथा आभूषण व पुष्पों से शरीर के भाग सुसज्जित हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पद्म पाणि बुद्ध कैसे होते हैं, तो ये देखिए ये है बुद्ध की पद्म पाणि की स्थिति। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये पद्म पाणि बोधिसत्व है। हालांकि ये पद्म पाणि बोधिसत्व है बट ऐसी ही बुद्ध की मूर्ति है पद्म पाणि। पद्म का मतलब क्या होता है, पद्म का मतलब होता है पुष्प। क्लियर, तो कमल के पुष्प को अपने हाथों में लिए हैं, इसे कहते हैं पद्म पाणि मुद्रा। क्लियर,
तो आप ये देख सकते हैं। बाकी इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अच्छा ये तो सर अजंता में है। अब बात वही होती है ना कि डायरेक्ट सारी पिक्चर्स आपको एक जगह से नहीं मिल पाएंगी, तो हम आपको बस समझाने के लिए, और वैसे भी आप में से किसी को पेंटिंग थोड़ा ना करनी है, बस समझना है, ठीक है। तो आप समझ गए। चलिए अब आती हैं बादामी की चित्रकला। इनकी तो हम आपको सारी चित्रकला दिखा देंगे। बादामी की चित्रकला कर्नाटक के बागलकोट जिले में बादामी नामक जगह में है। इनका रचनाकाल 578 से 579 ईस्वी माना जाता है। बादामी या वातापी, मतलब इसे वातापी भी कहते हैं और बादामी भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए वातापी के चालुक्य थे। क्लियर। वातापी में ब्राह्मण, हिंदू धर्म, जैन धर्म से संबंधित चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अर्थात आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि बादामी की गुफाओं में केवल ब्राह्मण अर्थात हिंदू धर्म के चित्रों का चित्रांकन किया गया है, तो आप कहेंगे नहीं साहब आपने गलत बताया। बादामी की गुफाओं में हिंदू के साथ साथ जैन धर्म के भी चित्रों का अंकन मिलता है। क्लियर। अजंता बाग एवं बादामी की चित्रकलाएं उत्तर तथा दक्षिण की शास्त्रीय परंपरा का उत्तम प्रतिनिधित्व करती हैं। सिंपल सी बात है। अब हम आपको एक बार बादामी की चित्रकला को दिखा देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि अच्छा ये बादामी के चित्र हैं। क्लियर। तो बादामी की गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी? हाँ, यहाँ पे मिलेंगी। ये देखो ये बादामी की गुफाएं हैं। क्लियर। तो एनसीईआरटी से जैसे हमने लिखा है, आपको ये बुक हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप चिंतित मत होना। हालांकि आपको पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाई दिया है, बट हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये हैं बादामी के चित्र। क्लियर। तो आप ये देख रहे हो ये महिला बनी हुई है सहायकों के साथ, महारानी। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप वहाँ पे पुष्प वगैरह ये सारी चीज़ें। ये सित्तनवासल की गुफाएँ हैं, अभी हम इनको भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो आपने बादामी की गुफाएँ देख ली। चलिए अब बात आती है सित्तनवासल चित्रकला। आप देख रहे हो कि सित्तनवासल चित्रकला इसी के बाद हमने वही किया है ना कि एनसीईआरटी की बुक, काफ़ी सारी बुक को कंपाइल किया है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। तमिलनाडु में स्थित है। पहला क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी के दौरान की चित्रकारी मिलती है। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन दे दें कि सित्तनवासल और बादामी की जो गुफाएं समकालीन हैं, तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो 6वीं शताब्दी ईस्वी की हैं और ये किस शताब्दी के हैं? 9वीं सदी की। क्लियर। जैन धर्म के लोगों से जुड़ी गुफाएं हैं। यहाँ की चित्रकला अजंता शैली से पूरी तरह प्रभावित है। आप एक बार देख लीजिए यहाँ की चित्रकला, सित्तनवासल की गुफाएं। तो ये हैं सित्तनवासल की गुफाएं। ठीक है। यहाँ पे ये सारे आपको चित्र मिलेंगे। ठीक, सित्तनवासल की गुफाओं के। तो ये आप देख सकते हैं, ये पनामलाई है आगे। बाकी इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है। चलिए अब बात आती है इसी में, यहाँ के मंदिर की छत पर एक सघन कमल बना है जो चित्रित किया गया है, और तालाब में मछली, मगरमच्छ दर्शाए गए। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इस प्रकार की चित्रकला अजंता शैली से प्रभावित है, ये जैन धर्म के लोगों से जुड़ी हुई गुफाओं से संबंधित है। यहाँ के मंदिर की छतों पर एक सघन कमल वन चित्रित किया गया है और तालाब में मछली, मगरमच्छ दर्शाए गए हैं। उपयुक्त विशेषताएं किस चित्रकला से संबंध रखती हैं? तो आप बता सकते हैं सित्तनवासल से, और सित्तनवासल वास्तव में जैन गुफाओं से संबंधित हैं। क्लियर। फिर आता है अरमामलाई चित्रकला। अभी हमने आपको दिखाया ना अरमामलाई चित्रकला। देखिए एक मिनट, ऐसे आप ये आपकी हैं यहाँ पे पनामलाई। ठीक है। ये यहाँ पे सित्तनवासल, यहाँ पे जो दूसरी हैं ये हैं अरमामलाई। क्लियर। तो बाकी आपको इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है तमिलनाडु के वेल्लोर में प्राकृतिक गुफाएं हैं। मतलब वही अरमामलाई की जो गुफाएं हैं वो तमिलनाडु के वेल्लोर में हैं। आपसे नहीं पूछेगा। ये जैन मंदिर का निर्माण भी यहाँ पे किया गया था। क्लियर। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक। फिर बात आती है रावण छाया गुफा कहाँ की है या चित्रकारी? उड़ीसा की है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रावण छाया जो चित्रकारी है वो कहाँ की है? उड़ीसा की। ये गुफा शिव उपासकों की शरण स्थली भी है। ये हिंदू प्रभाव वाली चित्रकारी है। क्लियर। चलिए अगला आता है एलोरा की चित्रकारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलोरा, महाराष्ट्र में है। देखो एलोरा को आप कैसे याद किया करो, एल ओरा मतलब आल ओरा। आल ओरा का मतलब सभी धर्मों के चित्र यहाँ पे आपको मिलेंगे। बस सिंपल सी बात है, आप रटने की क्या ज़रूरत है कि केवल यहाँ पे बौद्ध मिलेंगे, केवल यहाँ पे जैन मिलेंगे, केवल हिंदू मिलेंगे, सभी मिलेंगे। ठीक है। आल ओरा।
क्या है, 6ठी से 9वीं शताब्दी के मध्य बनी, अर्थात ये भी बादामी के समकालीन नहीं है, ये याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर, बादामी के समकालीन नहीं है, लेकिन किसके समकालीन है, बाघ के। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ गए। चलिए फिर आता है इसी में क्या, ये आपने पढ़ लिया। सभी धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, अभी हम दिखाएंगे। कैलाश मंदिर की यहाँ पे चित्रकारी की गई है, मध्यकालीन विशेषताओं को भी संकेत देती है। क्लियर, तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं। तो ये देखिए, ये आपकी एलिफेंटा है ये तो, ठीक है। ये आपका एलोरा कहाँ है, मार विजय अजंता गुफा है, ये भी अजंता है आपकी, ये भी अजंता है। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं ज़्यादा इसमें दिया हुआ है। कहाँ गए भाई एलोरा, शायद एलोरा वाले नाराज़ हो गए होंगे, देखते हैं कहाँ पे हैं एलोरा। ये सांची का है स्तूप, ठीक है। ये उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं, एलिफेंटा है, मतलब ऐसा लगा जैसे एलोरा मिल गया। ये देखो, ये एलोरा है। क्लियर, तो ये एलोरा में है, गजासुरवध की मूर्ति है, ठीक है। बाकी इन पिक्चर्स को हम आपको दर्शाएंगे। ये देखो कैलाश मंदिर की दिखाई हुई गई चित्र हैं, ठीक है। बैठे हुए चैत्य कक्ष हैं। एक चीज़ आपको बताएं, हमने अपनी सीरीज एक शुरू की थी, कौन सी सीरीज, भारत दर्शन। तो हम उसके वीडियो शेयर करते हैं, बाकी आप लोग यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर भारत दर्शन सीरीज को ज़रूर देखें। वहाँ पे हमने सभी चित्रों को काफ़ी अच्छे से विजुलाइज फॉर्म में आपको दिखाया है, तो आप वहाँ पे जाकर ज़रूर देखना। क्लियर, तो बस इतना ही आपको देखना, कैलाश मंदिर का चित्र यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। कैलाश मंदिर को हमने काफ़ी डिटेल में दिखाया और उसके एक एक अंदर के फिगर्स को भी दिखाया, तो आप जाकर देखिएगा। हालांकि हम शेयर करेंगे एलोरा और कैलाश मंदिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे क्या है, तंजौर के भित्ति चित्र। सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है कि निम्न में से कौन कौन से भित्ति चित्रों के एग्जाम्पल हैं। तो ये तंजौर के भित्ति चित्र हैं, तमिलनाडु में है। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में नृत्य करती हुई आकृतियों का संबंध 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से है, आपसे नहीं पूछेगा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की नृत्य करती हुई युवती की चित्रकारी प्रसिद्ध है, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे बृहदेश्वर मंदिर पूछेगा। बृहदेश्वर मंदिर को हमने अपनी भारत दर्शन सीरीज में कराया है, आप वहाँ पे देखिएगा, काफ़ी अच्छे से कराया है। क्लियर, फिर आता है लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी चित्रकला को पढ़ें, उससे पहले हमने आपको लेपाक्षी टेम्पल भी भारत दर्शन सीरीज में करा दिया है, तो आप उसको भी देखिएगा काफ़ी अच्छे से, मतलब लेपक्षी का आ जाता है। क्लियर, भारत में भित्ति चित्र की अंतिम श्रृंखला हिंदपुर के निकट लेपाक्षी मंदिर में पाई जाती है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन कौन सी जो मंदिर हैं या स्थान हैं ये भित्ति चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने हैं, तो उसमें तंजौर भी था और लेपाक्षी भी था। क्लियर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित हैं। शैव तथा धर्मनिरपेक्ष विषयों को चित्रित किया गया। धर्मनिरपेक्ष विषय का मतलब क्या हुआ कि मानवीय विषयों को भी उसमें चित्रित किया गया है। क्लियर, इसी मंदिर का सूकर आखेट, सूकर आखेट का मतलब सुअर का आखेट किया जा रहा था, मतलब सुअर का शिकार किया जा रहा था, उसकी भी 2D डायमेंशन की चित्रकला का एग्जाम्पल मिलता है। क्लियर, एक मिनट रुकिए, हम आपको ऐसे भी चित्र तो दिखा सकते हैं। हमें याद आया है, ऐसे हो सकता है चित्र आपको मिल जाए, अजंता, हाँ शायद आपको इसमें चित्र 3D डायमेंशन के जरिए, हाँ देखिए देखिए देखिए, ये देखिए बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई हम लोगों को, बड़ा ढूंढ रहे थे हम लोग इधर उधर, तो आप ऐसे देखिए, समझ रहे हैं। ये देखिए, ये अजंता का कैलाश मंदिर है अंदर, ठीक है, देखो कितनी नक्काशी है, ये देखिए, ठीक है, अजंता की गुफाएं आप देख रहे हो, ऐसे देखो सारे चित्र बने हैं, ठीक। ये स्तंभ हैं, ये देखो बुद्ध को, ठीक है, ये दीवारें हैं, ऐसे नक्काशी हुई है। क्लियर, अब हम ऐसे ही आपको पहले सारी चीज़ें दिखा देते हैं, ठीक। तो ये देख रहे हो आप, इससे बेहतरीन शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से कोई चित्र वगैरह मिलेंगे और ऐसी इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं इतने सारे चित्र। चलिए, अजंता हमने दिखा दिया, अब हम आपको एलोरा भी दिखा देते हैं। ऐसे ही हम आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एलोरा, क्लियर, तो एलोरा केव, ये भी देखिए आप, ये देखिए एलोरा केव। क्लियर, यहाँ पे ये चित्र आप देखिए, देख लो कैसे नक्काशी हुई है यहाँ पे दीवारों पे, ठीक है, ये एलोरा केव बनी हुई है, ठीक है। ये देखो मंदिरों पे ऐसे चित्र का अंकन है, ये देखो एलोरा का कैलाश मंदिर है,
ठीक है, इसको हमने 3D के रूप में वहाँ दिखाया है। ये देखो कैलाश मंदिर है, ठीक है, पूरा का पूरा ऊपर से पत्थर को काटा गया है, ये मंडप वगैरह बने हैं सारे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो पूरी की पूरी पहाड़ियों को काट कर बनाया गया। ये लोग नीचे तल घर में जाके सब देखते हैं, ये देख रहे हो, ये नीचे से कटाई हुई है पूरे पत्थरों की। तो आप देख सकते हैं ये एलोरा का कैलाश मंदिर कितना भव्य है, ठीक है। तो आपको ये देखिए चित्र बने हैं वहाँ पे एक से भगवान के। ये देखिए ये क्या है, ये कौन सा चित्र है आपको पता है? कैलाश पर्वत को उठाया रावण, ये कैलाश पर्वत को उठाएं, ये शिव हैं, ये पार्वती हैं, ये नीचे रावण बैठा है, क्लियर। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये ऊपर अप्सराएं हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपीएससी। ये देखिए पद्म पाणी की मुद्रा में, पद्म मतलब पुष्प को लिए हैं, ठीक है, भगवान कौन से, बुद्ध को दिखाया गया। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसी देखिए नक्काशी है काफ़ी अच्छी, क्लियर। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी आर्ट एंड कल्चर की आपकी क्लास हो सकती है। अब हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कौन सी, बाघ की गुफाएं, क्लियर, बाघ की गुफाएं शायद अगर इसमें मिल जाए। ये देखें बाघ केव्स, हाँ मिल गई हैं आपकी, देख लीजिए आप यहाँ पे। ये देखिए ये आपकी हैं बाघ की गुफाएं, क्लियर। तो ये बनी हुई हैं बाघ की गुफाएं, अंदर देखिए पिलर वगैरह हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे शायद अगर एक दो चित्र आपको दिखाई पड़ जाए, ये देखिए बुद्ध को, ठीक है, बौद्ध गुफाएं हैं बाघ की, ठीक है। यहाँ पे दिखा दो भाई, कोई भी तो चित्र दिखा दो एक दो। ये देखिए ये है ना मानव जीवन का, प्रकृति का चित्रण, ये पुष्प वगैरह आप देख रहे हैं। ये देखिए बैल वगैरह दिखाया गया ना, हम आपको क्या बोल रहे थे, बैल हाथी वगैरह सारी चीज़ें दिखाई गई हैं ना, तो वही चीज़ है चित्रों का अंकन। खैर आप कभी जाइएगा तो आराम से घूमिएगा बाघ का। ये देखिए ये आदमियों के चित्र बने हैं, ठीक है, पत्थर में। ये सज्जन जी टहल रहे हैं, खैर इनको तो बात ही नहीं करनी हमें इनसे। बाघ हो गया। अब हमें आपको कौन सा दिखाना है, बादामी, क्लियर, बादामी। तो बादामी, ये देखो बादामी का आप देख सकते हो ऐसे, ये देखिए ये है बादामी का, ठीक है। ये देख सकते हो आप कितना भव्य बना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे चित्र बने हैं। तो अभी हमने आपको बताया था बादामी के बारे में, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। बस आपको देखिए यहाँ पे देखना है, देखने से क्या होगा ना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा इसमें धर्म के भी चित्र हैं और वैसे भी चित्र हैं। ये देखो आप, ठीक है। फिर क्या आता है, ये देखिए पत्थर से सारे कितने भव्य दृश्य बने हुए हैं, ठीक। तो बाकी ये देखो देवी जी कहाँ घूम रही हैं, ये देखिए बादामी के चित्र हैं, क्लियर। मतलब एक से एक अद्भुत नमूने हैं चित्रों के यहाँ पे, ठीक। तो ये आप देख सकते हो, ये आप जानते हो क्या है, वही छत की वो है कलाकारी जो मैंने आपको दिखाया था, क्लियर। तो ये आप देख सकते हो, ठीक, ये चित्र, क्लियर। अब चलिए अब आपको एक और दिखा दें, कौन सी, सित्तन वासल, क्लियर, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सित्तन वासल, सित्तन वासल, अरे भाई सित्तन वासल की केव्स दिखाइए हमें, सित्तन वासल केव्स, केव, शायद इसमें मिल जाए, रॉक कट जैन टेम्पल। ये देखिए ये सित्तन वासल की केव्स हैं, क्लियर। ये सित्तन वासल केव टेम्पल कितना भव्य बना है। ये देखिए जैन टेम्पल है तो जैन का ही दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए ये एक मूर्ति है, अंदर के भाई दिखाओगे क्या, एक तो चित्र हो सकता है दिखा दें हम लोगों को। ये लोग भी बड़े वो होते हैं, मतलब नहीं चाहते कि हम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर सकें, ठीक है। देखो अंदर का नहीं दिखा रहा एक भी चित्र इसमें, ये लो इन सज्जन महोदय का क्यों दिखा रहे हो भाई, इसमें नहीं दिखाया। चलिए कोई बात नहीं, चित्तन वासल मैंने डाला है क्या, सित्तन वासल डालना चाहिए, सित्तन वासल के, सित्तन वासल ही तो डाला था, हो सकता है वो बेचारे नाराज़ हों। चलिए कोई बात नहीं, तंजौर आपको और दिखा दें, तंजौर, तंजौर केव, ये देखिए रामेश्वर मंदिर जो हम अभी आपको बता रहे थे ना,
वही मंदिर है, देखो तंजौर में कितना भव्य दृश्य बना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। क्लियर, ये भित्ति चित्र का अद्भुत नमूना है यहाँ पे। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें काफ़ी हैं, फिर आप बोर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा। अब आगे आता है चौर पंचासिका शैली। चौर पंचासिका शैली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चर्चा में रही है। महाकवि बिल्हण द्वारा रचित संस्कृत प्रेम काव्य पर आधारित है। बिल्हण ने 50 श्लोकों की रचना की है, इसलिए इसे पंचासिका कहा गया है। इसी को आधार बनाकर 16वीं शताब्दी में राजस्थान में लघु चित्रकारी की गई, जिसे चौर पंचासिका कहा गया। अर्थात चौर पंचासिका कहाँ की है? राजस्थान की शैली है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस चित्रकला में चटकीले विषम वर्णों का उपयोग किया जाता है, पारदर्शी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, शंकुरूप टोपियों का इसमें उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस चित्रकला की शैली की बात की जा रही? तो आप बता देंगे चौर पंचासिका। तो क्या विशेषताएं हैं? चटकीले विषम वर्ण का उपयोग किया जाता है, मतलब रंगों का। प्रभावशाली और कोणीय आरेखन का उपयोग किया जाता है। पारदर्शी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। शंकुरूप टोपियां, कुल्हा का प्रकट मतलब शंकुरूपी टोपियों का उपयोग किया जाता है। चौर पंचासिका शुद्ध स्वदेशी है, जबकि इसी दौर में प्रचलित लाउर चंदा यानी कि मुल्ला दाऊद की रचना पर आधारित चित्रकला शैली में फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चौर पंचासिका के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें से इनमें शंकुकार टोपियों का उपयोग किया जाता है, इसमें चमकीले विकर्ण रंगों का उपयोग किया जाता है, साथ ही ये पूरी तरह स्वदेशी है। तो आप कहेंगे तीनों सही हैं। ठीक है, इस युग की दो अन्य महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं, मृगावती व महापुराण। महापुराण क्या है? एक जैन ग्रंथ है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा सिगरिया कला। सिगरिया कला क्या है? यद्यप श्रीलंका से संबंधित है, करंट में चर्चा में रही है। कला के विकास के क्रम में पाए गए ये कला पूर्ण रूपेण भारतीय कला से प्रभावित है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, सिगरिया कला कहाँ की है? तो श्रीलंका की है, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। रागमाला चित्रकला भारतीय संगीत रागों का चित्रण करने वाली मध्यकालीन भारत की चित्रकला की श्रृंखला है। ये चित्रकला कविता और शास्त्रीय संगीत के सम्मिश्रण का उत्तम उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। अब क्या है कि कुछ मुगल कालीन चित्रों को अकबर ने पनाह दी थी, तो वो देख लेते हैं। अकबर कालीन प्रमुख चित्र कौन से थे? कपड़े पर हमजानामा का रेखा चित्र, रज्मनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद। क्या हुआ था ना, जो रज्मनामा जो ये पुस्तक है, इसको एक तरीके से आप कह सकते हो विजुअल आर्ट, जैसे हमारा एटलस बनता है ना, वैसे ही दर्शाया गया रज्मनामा में पूरी की पूरी महाभारत को। क्लियर। फिर आता है जहांगीर कालीन चित्रकला। ये क्या है? धार्मिक चित्र बनने कम हो गए और चित्रों में दरबार का चित्रण ज़्यादा होने लगा। मतलब कि अब क्या हुआ कि जो धर्म के चित्र बनाए जाते थे, जो मंदिर के चित्र बनते थे, जो देवी देवताओं के चित्र बनते थे, अब उनको कम कर दिया गया और उनकी जगह पर दरबार का चित्रण होने लगा कि राजा बैठा है, रानियां बैठी हैं, मंत्री संतरी बैठे हैं, तो उनके चित्र आने लगे। व्यक्ति चित्र बहुत ज़्यादा संख्या बनने लगे, अर्थात लोगों के चित्र बनाए जाने लगे। जहांगीर का चित्र बनने लगा, ठीक है, उसके जितने संतरी मंत्री होते थे, नूरजहां का चित्र बनने लगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। छवि चित्रों के प्रचलन के साथ साथ चित्रकला में मुरक्के शैली तथा यानी कि एल्बम तथा अलंकृत हाशिए का विकास हुआ। आपसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है क्या कि एल्बम शैली की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? ठीक है, तो एल्बम शैली का विकास जहांगीर के काल में हुआ था। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे? मान लो आपको नहीं भी पता होता, तो आपको इतना तो पता है ना कि मूर्ति कला या कहें कि वास्तुकला का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट या गोल्डन एरा किसका था? शाहजहां का। चित्रकला का सबसे गोल्डन एरा कौन सा था बताइए? जहांगीर का। और चित्रकला के पहले अकबर का टाइम पीरियड किससे था? रिलीजन से संबंधित। समझ रहे हो, ये सबके अपने अपने फेमस कुछ आर्ट थे। तो आप ये देख सकते हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते थे कि हाँ जहांगीर से ही संबंध था। अब कुछ वैसे क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। इस काल के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, अका, रिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, इनायत, ये सब प्रमुख थे। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा कभी कभी पूछ लेता है कि अबुल हसन, मंसूर और बिशनदास किसके चित्रकार थे? तो जहांगीर के थे। ठीक है। पातशाहनामा जो कि शाहजहां की जीवनी है, उसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी।
सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि पातशाहनामा का संबंध किससे है, शाहजहां से, जहांगीर से, अकबर से या बाबर से। तो आप कह देंगे कि ये किससे संबंधित है, शाहजहां से। गोलकुंडा चित्रकला यानी कि मैना पक्षी के साथ महिला का जो चित्र है वो वास्तव में किसका है, बताइए, जहांगीर काल के दौरान का। क्लियर, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आता है तंजावुर चित्रकला। देखो तंजौर अलग है, तंजावुर अलग है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तंजावुर चित्रकला क्या है, 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच, मतलब मॉडर्न इंडिया के टाइम पीरियड पे कह सकते हैं के बीच तंजावुर शैली की चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध थी। तंजावुर चित्रकला मराठा शासकों और मैसूर में मुम्मादी कृष्ण राजा वाडियार के काल में ये शैली फली फूली थी। आप में से जिन लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो तो वहाँ पे हैदर अली के पहले क्या पढ़ते हो कि वाडियार वंश की स्थापना हुई थी। तो उसी वाडियार वंश का एक राजा था कृष्णराज वाडियार, उसके काल में तंजावुर आर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रगति की थी। क्लियर। विष्णु, शिव एवं कृष्ण चित्रकारों को प्रिय थे, मतलब विष्णु की मूर्ति, शिव की प्रतिमा और कृष्ण की प्रतिमा यानी कि चित्रों का अंकन किया जाता था। क्लियर। अभी जो आप चित्र देखते हो ना भगवान कृष्ण का देखते होगे मनोहर रूप में चित्र, वो वास्तव में तंजावुर आर्ट का ही चित्र होता है। क्लियर, जिसमें वो गैया को लिए घूमते होते हैं। इनके चित्र अधिक मात्रा में बने हैं। चित्रकार मूर्ति शिल्प के सिद्धांतों का पालन करते थे क्योंकि ये चित्र पूजा हेतु बनाए जाते थे, ना कि प्रदर्शन हेतु। अर्थात इन चित्रों को बनाते वक्त काफ़ी सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता था। ऐसा नहीं था कि कुछ भी आप चित्र बना दें। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग कहाँ पे होता था, पूजा के उपयोग में। क्लियर, मतलब पूजा पाठ के लिए। चित्रों को हीरे, माणिक, सोने की पत्तियां आदि रत्नों से सजाया जाता था। तंजावुर शैली की चित्रकला को उच्च कोटि का नहीं माना जाता है, फिर भी इस शैली को ऐतिहासिक महत्व है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यह उच्च कोटि की शैली थी क्या, तो नहीं। ठीक है। बूंदी शैली, यूपीएससी ने बूंदी शैली पे क्वेश्चन पूछा है, तो अब आपसे हो सकता है ना पूछे, लेकिन इसके आगे की शैली पे जरूर पूछेगा। बूंदी शैली मेवाड़ के अति निकट है, लेकिन गुणवत्ता में ये मेवाड़ से काफ़ी आगे है। क्लियर। किशनगढ़ शैली, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ ही लिया था। ठीक है, क्या है कि किशनगढ़ शैली वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी और भगवान कृष्ण के भक्त राजा सावंत सिंह के व्यक्तित्व से जुड़कर समृद्ध हुई। इस शैली में राजा सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठणी तथा चित्रकार निहाल चंद्र जुड़े थे, और बनी ठणी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता था। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बनी ठणी के चित्रों का संबंध किस चित्रकला शैली से है, कांगड़ा से है, किशनगढ़ शैली से है, बूंदी से है। तो आप बता सकते हैं कि किशनगढ़ शैली से था। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछती, करंट में ये था चर्चा में उस वर्ष। क्लियर, 2019 के पेपर में यूपीएससी ने आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए अब आता है बसौली शैली। इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है करंट में बसौली आर्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पर्यटन पर्व के दौरान और जम्मू कश्मीर की झांकी जब निकली थी, कब, 2019 में, तब भी बसौली शैली का उपयोग किया गया था। क्लियर। तो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र बसौली था, जो जम्मू कश्मीर में है। सामान्य सब प्रश्न पूछेगा कि बसौली चित्रकला क्या उत्तराखंड से संबंधित है, हिमाचल से संबंधित है या जम्मू कश्मीर से, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर से। इस शैली के विषयों में भागवत पुराण, गीत गोविंद किसकी रचना है, जयदेव की, रसमंजरी और वैष्णव धर्म प्रमुख रहे हैं। 1730 में कलाकार मनकू द्वारा, आपसे नहीं पूछेगा कि गीत गोविंद की एक शैली को बनाया गया। ठीक है, सिंपल सा बसौली का केंद्र पूछेगा जम्मू कश्मीर। फिर आता है कांगड़ा शैली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कांगड़ा शैली को लेकर, क्योंकि अभी ये भी करंट में चर्चा में रही है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। कांगड़ा शैली का विकास 18वीं शताब्दी के चौथांश में गुलेर शैली से हुआ। इसका नाम कांगड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि कांगड़ा के राजा संसार चंद की प्रतिकृति की शैली के समान है। ठीक है, ये शैली में स्त्री चित्रों में अद्भुत सजीवता आ गई। कांगड़ा, गुलेर, बसौली, चंबा, जम्मू, नूरपुर, गढ़वाल आदि जगहों में प्रचलित रही है। क्लियर, मतलब ये कहाँ की है, एक तरीके की हिमाचल और उत्तराखंड के क्षेत्र की। ठीक है, आपको दे देगा गुजरात की तो गलत हो जाएगा। कांगड़ा शैली के कुछ पहाड़ी चित्रकारों को पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह से संरक्षण मिला। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछेगा, जब राजा रणजीत सिंह पे क्वेश्चन दिया होगा ना कि राजा रणजीत सिंह के संदर्भ में बताइए,
पहला क्वेश्चन क्या होगा कि ये शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे, आप कहेंगे बिल्कुल सही। इन्होंने अपनी सेना में यूरोपियंस को भी नियुक्त किया, आप कहोगे बिल्कुल सही। इन्होंने कांगड़ा शैली को प्रमोट किया। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछती है यूपीएससी, मतलब किसी पर्सनैलिटी में उसके योगदान को भी अंदर इनपुट कर देगी। तो आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया को मिक्स कर दिया तो नया क्वेश्चन बन गया। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आता है कांगड़ा शैली वस्तुतः दर्शनी और रोमांटिक है। रोमांटिक का मतलब कि उसमें कई सारे ऐसे चित्र हैं जिनको देखकर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है। क्लियर? तो वही चीज़ है कर्नाटक कांगड़ा शैली। फिर आता है इसमें पौराणिक कथाओं तथा रीतिकालीन नायिकाओं के चित्रों की प्रमुखता है। मतलब रीतिकाल आप हिंदी में पढ़ते हो, रीतकाल के कवियों के बारे में, तो उसी से संबंध है। पौराणिक कथाएं हैं, उनका चित्रण किया गया है। इस शैली की एक उपशाखा सिख शैली, नाम से ही समझ में आ रहा है कि राजा रणजीत सिंह से संबंधित होगी, ठीक है। चलिए, अगली हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट शैली है काली घाट के पट्टचित्र। इन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, मतलब कुछ वर्षों पहले। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता के मशहूर काली मंदिर के पास कागज, टाट या कपड़े पर बने चित्र जो स्थानीय बाजार की मांग पर आधारित होते हैं, उन्हें काली घाट के पट्टचित्र कहते हैं। यूपीएससी ने एक बार क्या क्वेश्चन पूछा, काली घाट चित्रकला का संबंध है कपड़े पर की जाने वाली चित्रकला, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उसे काली घाट के चित्र कहा जाता है, ठीक। फिर आता है मधुबनी। मधुबनी को आप लोग हमेशा सुनते रहते होंगे, ठीक है। मधुबनी शैली के चित्र, क्लियर। कहाँ की? बिहार की है। ये कला शैली बिहार के मिथिलांचल, मैथिली, आपने एक लड़की का नाम सुना होगा, काफ़ी बड़ी सिंगर है, तो वास्तव में वो मिथिला से ही है, तो इसलिए उसका नाम मैथिली है। और आजकल वो अपने घर में यही मधुबनी पेंटिंग्स कर रही है। एक दो वीडियो उसके वायरल हुए हैं, आप देखेंगे कभी, ठीक है। मिथिलांचल इलाके मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित हैं। इस शैली के विषय मुख्यतः धार्मिक हैं, क्लियर। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है वर्ली चित्रकला। वर्ली नाम से ही समझ में आ रहा है महाराष्ट्र की होगी। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के सीमांत क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी जब ट्राइफेड का सम्मेलन लगा था तो उसमें ट्राइबल कम्युनिटी ने इसी चित्रकारी से संबंधित वस्त्रों को प्रमोट किया था, क्लियर। ये चित्रकला भीमबेटका की शैली जैसी है। इसमें भी सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ों, नुकीले पेड़ों, वृत्त, त्रिकोण और सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक दृश्यों का अंकन किया गया है। कहने का मतलब कि इसमें भी वही चीज़ें जो आप लोग देखते हो ना, आप लोगों ने पहले देखा होगा किसको, एक बार वोडाफोन के हज के एडवर्टाइज वालों को, ऐसे कॉमेडी वाले नहीं आते थे, तो ऐसे ही इसमें भी चित्रों का अंकन किया गया, त्रिकोण से, नुकीले लाइन से, पेड़ों वगैरह को, ठीक है। तो ये भीमबेटका से इसलिए मिलती जुलती है, क्लियर। चलिए, फिर आता है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट कोहबर सोहराई कला शैली। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स में चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी? क्योंकि झारखंड के सीएम साहब ने इसको प्रमोट किया था, क्लियर। और आपको पता होना चाहिए कि अभी जब कोविड-19 के टाइम पीरियड आया था तो उस समय यहीं के जो जनजातीय इलाके के लोग थे तो अपनी इसी आर्ट को प्रमोट कर रहे थे। और एक और बात कि अमेज़ॉन के साथ में ट्राइफेड ने मिलकर भी इसके वस्त्रों का प्रमोशन किया है। तो इतनी सारी चीज़ें थी तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। हालांकि हम करंट में तो आपको फिर भी पढ़ाएंगे। ये झारखंड के जनजातीय इलाके की कला शैली है। इसे वंश वृद्धि और फसल वृद्धि के रूप में चित्रित किया गया है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है फाड़ चित्र। फाड़ चित्र क्या है? एक प्रकार के लंबे मफलर के समान वस्त्रों पर बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे ना, मोदी जी एक प्रकार का आजकल मफलर पहनते हैं। मफलर का मतलब, वैसे मफलर की संज्ञा तो आप लोग केजरीवाल को देते हैं, बट मोदी जी आजकल एक गमछा डालकर चलते हैं जो असम का है। तो उसमें जो चित्र बने हुए हैं वास्तव में एक तरीके के फाड़ चित्र ही होते हैं, क्लियर। इस प्रकार के चित्र राजस्थान में बहुत अधिक प्रचलित हैं और प्राय भीलवाड़ा जिले में प्राप्त होते हैं, ठीक है। आप राजस्थान के लोगों में डायरेक्टली देख सकते हो, इनडायरेक्टली रूप से आप असम के जो मफलर होते हैं उनमें चित्रों को आप देख सकते हो, ठीक है। तो भीलवाड़ा का जो भी होगा उसको तो बड़ी प्रसन्नता हुई होगी। चलिए, अब हमारा आता है कलमकारी चित्रकला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन इस पर पूछ चुकी है तो फिर से आपसे पूछ सकती है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। अर्थात क्या होता है कि एक तरीके का पट्ट होता है। पट्ट का मतलब ऐसा पट्ट होता है उसमें बीच में छेद होते हैं। आप लोगों में से
बोरे वगैरह टाट वगैरह में जो पेंटिंग होती है, जब आप लोग जाते होगे ना वहाँ पे मार्केट, एग्रीकल्चर की जो मार्केट होती है जहाँ पे अन्न वगैरह बेचे जाते हैं, गेहूँ वगैरह, तो वहाँ पे छपाई वाले इतने बड़ी बड़ी परातें होती हैं, क्लियर। उस पे ऊपर से रंग आप ऐसे लगा दो। अरे सपोज़ करो आपके गांव में जब आप छोटे होगे ना, तो पहले चुनाव प्रचार के लिए क्या होता था, चुनाव प्रचार के लिए पहले ये तो होते नहीं थे जो पेपर पत्र वगैरह होते थे, तो दीवार में क्या चिपकाया जाता था, इन्हीं प्लेट से, धातु की प्लेट को दीवार में लगाया गया और ऊपर से पेंट कर दिया गया, तो उसमें डिज़ाइन बन जाती थी। सपोज़ करो आजकल का जैसे पीओपी में आप डिज़ाइन बनवाते हो, ठीक है, उसी तरीके की चित्रकारी है कलमकारी चित्रकला, क्लियर। रंगीन ब्लॉक का मतलब मैं बस समझा रहा हूँ। 19वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों के संरक्षण में इस कला का विकास हुआ, क्लियर। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भारत में कलमकारी के मुख्यतः दो रूप विकसित हुए, एक था मछलीपट्टनम और दूसरा कलमकारी, क्लियर। सॉरी, एक था मछलीपट्टनम कलमकारी, दूसरा था श्री कलाहस्ती कलमकारी। आंध्र प्रदेश यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है क्योंकि ये दोनों करंट में चर्चा में रहे हैं, तो हम आपको 2019 का जब करंट कंप्लीट कराएंगे तो वहाँ पे हम आपको इसको फिर से एक बार पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आपने इस पूरे टॉपिक में क्या देखा कि आर्ट एंड कल्चर में हमने चित्रकला के पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आपको इससे ज़्यादा चित्रकला नहीं पढ़नी, ना ही किसी नोट्स में पढ़नी, ना ही किसी बुक से पढ़नी है, ना ही इससे ज़्यादा गहराई पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए। तो खामखा आप अपना अगर टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो पढ़ लें, वैसे पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्लियर। तो मिलते हैं फिर अपने अगले पार्ट में, अर्थात आज हमने अपनी दोहरी शतक यानी कि डबल सेंचुरी लगा ली है, तो आप में से कई सारे लोग खुश हो गए होंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, एक एक लड्डू खा लीजिएगा। अब हम अपने अगली जो सीरीज आएगी तो उसमें 201 से लेके 220 तक के टॉपिक को कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज पूरी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अच्छी नहीं भी लग रही है तो फिर भी आप इन क्लासेस को देखिए, क्योंकि 27 जून की शाम को आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सच में ये सीरीज अच्छी थी या बहुत अच्छी थी या अच्छी से भी ज़्यादा अच्छी थी, क्लियर। हम काफ़ी उम्मीद और विश्वास के साथ पढ़ाते हैं। हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपके इतने कीमती समय को वेस्ट करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप हर हाल में उन्हीं टॉपिक को कवर करें जो मोस्ट प्रॉब्ली इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये हमसे उम्मीद बिल्कुल मत करना कि हम आपको मंदिर के एक एक पिलर के बारे में दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और काम काफ़ी ज़्यादा है, क्लियर। तो मिलते हैं फिर अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।